हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल और भक्तिकाल पूरा कर लिया है। जिस भी बच्चे ने आदिकाल और भक्तिकाल की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। और क्योंकि मैंने 5-5 वीडियो दोनों की डाली है और दोनों ही संपूर्ण हो चुके हैं। और जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से या हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और चलो अब हम रीतिकाल की शुरुआत करते हैं। रीतिकाल की समय सीमा रहेगी आपकी 1700 से 1719। इसके बाद रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? श्रृंगार प्रधान है, काव्यांग निरूपण है, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति है, अलंकार प्रधान काव्य रचना है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, काव्यांग निरूपण। रीति शब्द का सही अर्थ है काव्यांग निरूपण। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? देखिए बच्चों, जो रीतिकाल को श्रृंगार काल है, जो भी रीतिकाल के नामकरण हो, चाहे आदिकाल का हो या भक्तिकाल की, ये नामकरण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैंने आदिकाल के नामकरण से संबंधित ट्रिक के द्वारा एक वीडियो डाली है। आदिकाल के नामकरण बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर अवश्य देखें। तो इनमें से रहेगा आदिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद ने। तो इसकी ट्रिक रहेगी श्रृंगार काल विश्व के सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें श्रृंगार करना पसंद है। देखिए बच्चों, श्रृंगार जो है शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगार इसको शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। कई क्या करते हैं, श्रृंगार को ऐसे लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ये नहीं आएगी। ये क्योंकि देखो क्यों नहीं आएगी, ध्यान दीजिए। रे के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं लगती है, इसलिए श्रृंगार की री है, इसको श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि रे के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं आती है। उत्तर मध्य काल का नामकरण अलंकृत किसने कहा है? उत्तर मध्य काल का नामकरण उत्तर मध्य काल का नामकरण अलंकृत काल किसने कहा है? उत्तर मध्य काल का नाम अलंकृत काल किसने कहा है? देखिए बच्चों, एक होता है मध्यकाल, जो ये आपका पूर्व मध्यकाल, ये आपका रहेगा भक्तिकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल का नाम रहेगा ये भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल का नाम रहेगा रीतिकाल। तो उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने। देखिए बच्चों, ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ ये गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चा चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा है? देखो, उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीतिकाल रामचंद्र किसने शुक्ल ने कहा है? भाई रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्य काल को क्या कहा है? भक्तिकाल कहा है। उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? जैसे उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है, और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर जो है ये काल प्रवृत्ति को बांटा है? तो ये प्रवृत्तियों की विशेषताओं के आधार पर बांटा है, प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया है। इन सब बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को कला काल कहा है। अब देना, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ये सारे प्रश्न आप याद रखोगे, और नामकरण से संबंधित आदिकाल की ट्रिक के द्वारा मैंने वीडियो डाली है, वो भी आप जाकर अवश्य देखिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1-2 प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही मैंने व्याकरण की भी काफ़ी क्लासेस डाली हुई हैं, वो भी आप जाकर देखिए। जल्दी हम व्याकरण को भी
व्याकरण को भी शुरू करने वाले हैं। आदिकाल और हमारा भक्तिकाल संपूर्ण हो चुका है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रीतिकाल की प्रमुख भाषा है ब्रज है। रीतिकाल में मुक्त काव्य की प्रधानता है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है। देखना बच्चों, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको क्या पूछा गया, सत्य है असत्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पूछा गया असत्य यानी गलत है, तो ये आपका गलत रहेगा। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। रीतिकाल की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी आपसे काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता भी हुई है, भाषा भी जो है ब्रज थी, ये सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जब मैं जो सीरीज के अनुसार करवा रही हूँ प्रश्न, इसी प्रकार अपना कॉपी पेन लेकर बैठें और 1-2 नंबर ऐसे डाल करें और अपने आप का मूल्यांकन करें, कितने सही हो रहे कितने गलत होंगे। तो अपना ईमानदारी से आप अपनी जो है अपनी जानकारी को जांच पाओगे, आपकी कितनी तैयारी है ये आप जांच पाओगे। कौन सा कथन असत्य है? केशव रीति मुक्त धारा के कवि थे, बिहारी सिद्ध धारा के कवि हैं। रीतिकाल कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है और रीतिबद्ध के धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। देखिए बच्चों, केशव रीति मुक्त धारा के कवि, ये कथन असत्य यानी गलत है। तो जो है केशव जो है रीतिबद्ध धारा के थे, ये मैंने लिख रखा है रीतिबद्ध धारा की, ये मेरी बुक थी जिससे मैं तैयारी कर रही थी, तो इसलिए ये मैंने पहले का लिख रखा। कहीं आप सोचो मैम को ये नहीं आता इसलिए लिख रखे हैं, तो ये मैंने पहले का लिखा हुआ। कुछ मैंने फ्लूड लगाकर भी साफ करने की कोशिश की है ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको दिखाई ना दे। बिहारी रीति सिद्ध, जैसे कि देखिए बच्चों, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध। देखिए बच्चों, रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है। 3 धाराओं में बांटा गया रीतिकाल को। कौन कौन सी धारा? रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। ये 3 धाराओं में रीतिकाल को बांटा गया है। ये बात भी सही है, रीति धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा गया है। रीतिबद्ध में आचार्य कवि जो केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि जो कवि थे और ये आचार्य कवि थे। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो भाई कौन सा नाम उपयुक्त माना है, ये उत्तर आपको ध्यान देना है। ये कौन से रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल के लिए क्या माना है? इसमें उत्तर मध्यकाल का ये रीतिकाल डॉक्टर कुमार ने कलाकाल कहा है। डॉक्टर कुमार वर्मा ने क्या कहा? इसको कलाकाल कहा है। और जो है उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। तो आप ये सारे ऑप्शन याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय की क्या है? वामन है। और और भामे जो है अलंकार संप्रदाय के है, भामे जो है अलंकार के हैं। रीति संप्रदाय के वामन हो जाएंगे, ये भी आप ही ध्यान रखोगे। रसास्वादन को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सोदर किसने कहा? ये भी भाई आपकी अक्षरयाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है अवश्य याद करेंगे, ठीक है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सोदर किसने कहा है? तो ये कहा है भट्टनायक ने। किसने कहा है? भट्टनायक ने सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर, ये किसने कहा है? ये कहा है भट्टनायक ने। भंगी बणिधि किस आचार्य ने विशेष महत्व माना है? भंगी बणिधि को किस आचार्य ने
विशेष महत्व माना तो कुंतक इसके आंसर हो जाएंगे, कुंतक इसका उत्तर हो जाएगा। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। फिर आगे आगे चलते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के रहेंगे आपके कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन रहेंगे? कुंतक। वहाँ में रहेंगे अलंकार संप्रदाय के, और जो आनंदवर्धन रहेंगे ध्वनि संप्रदाय के। बाकी के ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। और रस जो आपका संप्रदाय है उसके रहेंगे भरतमुनि। रीतिरात्मक आवश्य किसकी पंक्ति है? रीतिरात्मक आवश्य वामन की जो है पंक्ति है। अलंकार को काव्य का प्राण किसने माना है? अलंकार को काव्य का प्राण केशवदास ने माना है। अलंकार को काव्य का प्राण किसने माना है? केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। आगे बढ़ते बच्चों। बादशाह जहांगीर की परिस्थिति किसने लिखी है? बादशाह जहांगीर की परिस्थिति किसने लिखी है? केशवदास। देखो बच्चों, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी उसकी जीवनी के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो न बच्चों, रीतिकाल में क्या होता था, जो आचार्य कवि थे वो क्या करते थे? राजाओं के आश्रय में रहते थे, और राजाओं के आश्रय में रहने के कारण उन्हें अच्छी खासी जो है रकम मिल रही थी, कहने का मतलब तनख्वाह मिलती थी उन्हें। जैसे बिहारी थे, उन्हें वो जो लिखते थे तो उन्हें एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। तो इसलिए वो अपने सारे जो आचार्य कवि ऐसे थे जो अपने अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी प्रशंसा मुक्त करते थे, मतलब मुक्त हस्ते करते थे, यानी कहने का मतलब अतिशयोक्ति से करते थे। जैसे जयचंद ऐसे देशद्रोही रहे, हमारे देश के देशद्रोही राजा रहे हैं, लेकिन उन कवियों ने उसको भी जो है महान बना दिया है, महान कवि, महान राजा बना दिया, महान योद्धा बना दिया है। जैसे ऐसे कायरों के भी उन्होंने प्रशंसा की, क्योंकि उनको प्रशंसा करने के पैसे मिलते थे। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसने माना रीतिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए बच्चों, रीतिकाल का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को प्रवर्तक माना है। तो यहाँ रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना गया है, लेकिन चिंतामणि को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। बाकी आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, आपकी डाउट क्लियर होते चलेंगे। वर्णो रीति स्वभाव जो वर्ती सीमित कथन किसका है? वर्णो रीति स्वभाव जो वर्ती सीमित किसका है? चिंतामणि का। किसका है? चिंतामणि का। देखिए बच्चों, अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। देव ने रीति को क्या कहा है? काव्य का द्वार। भाई ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देव ने रीति को क्या कहा है? काव्य का द्वार कहा है। और बच्चों, अगर एक बार आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती है, प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, तो वीडियो को आप 2-3 बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और आप अपनी कॉपी पेन लेकर भी इसे नोट कर सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन समय का अभाव है, शायद नहीं भी नोट कर पाओ, तो इसलिए वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो अपने अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार कृति किसकी है? तो ये चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की है। रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। अपने अपने रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति। रीति शब्द किस अर्थ के व्यक्ति है? तो काव्य रचना। भाई रीति शब्द का अर्थ है काव्य रचना पद्धति। क्या है? काव्य रचना पद्धति। हिंदी के प्रथम स्वांग निरूपण कवि कौन है? केशवदास। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम स्वांग निरूपक आचार्य कौन थे? केशवदास थे। रीतिकाल कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो रीतिकाल कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और 3 श्रेणियाँ कौन सी है? देखिए यहाँ आपको सामने दिखाई दी हो रही होगी। जैसे रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है और रीति सिद्ध है। तो रीति सिद्ध में जैसे एकमात्र ऐसे वैसे बिहारी भी आते हैं, बिहारी तो प्रमुख हैं ही हैं, और इसके साथ रसलीन भी रीति सिद्ध में आते हैं। बिहारी और रसलीन रीति सिद्ध में आते हैं। और जो आपके रीतिबद्ध है इसमें आते हैं, इसमें केशवदास हैं, देव हैं, ये रीतिबद्ध में आ जाएंगे। और जो मुक्त है घनानंद आलम बोधा ये जो है रीति मुक्त में आएंगे। तो ज़्यादातर घनानंद को पूछ दिया जाता है। आलम बोधा ये 3 मुक्त कवि के महत्वपूर्ण है। रीतिबद्ध केशवदास,
रहेंगे और रीति सिद्ध रहेंगे बिहारी। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखते हुए चलेंगे। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार निरूपण। क्या है बच्चों? श्रृंगार निरूपण। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? रीति काव्य का मूल स्रोत है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। क्या है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध। वही बात सही है, जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। लक्षण ग्रंथ का मतलब होता है, जैसे उन्होंने क्या है कि जो रचना पद्धति के जो नियम होते थे, जो आचार्य के जो नियम होते थे, उन नियमों के अनुसार काव्य रचना करना रीतिबद्ध होता था। इन नियमों में बद्ध कर रचना करना रीतिबद्ध कहलाता था। नियमों का उल्लंघन करके, यानी नियम को ताक में रखकर अपने मुक्त हस्त से जो करते थे रचनाएं करते थे, रीति मुक्त कहा गया है। और रीति सिद्ध में ये बिहारी, आपको पता है, ये बहुत बार पूछा गया है। रीति सिद्ध किसे कहा गया है भाई? ये आपको पता नहीं, जो कवि आश्रयदासों की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो भाई रीति मुक्त तो मैंने अब रीतिबद्ध तो कहा है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और नियम में बद्ध कर, जो उस समय के जो नियम थे, नियमों में बद्ध कर काव्य रचना की और लक्षण ग्रंथ लिखे। रीति मुक्त वो थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे और नियमों में बंद कर काव्य रचना मुक्त से की, कोई नियम नहीं अपनाए। रीति सिद्ध वाले कवि थे जिन कवि में कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। कहने का अभिप्राय था कि रीति सिद्ध कवियों को रीतिबद्ध रीति के जो नियम थे उनका ज्ञान तो था, लेकिन उनका उन्होंने अनुसरण नहीं किया। ये 129 प्रश्न आपके यहाँ पूरे होते हैं। अब चलते हैं, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? मार्कंडेय वाजपेयी ने। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? मार्कंडेय वाजपेयी ने। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मैंने एक बात ये सोची है कि मैं आपका नामकरण तो साथ के साथ करवाती हुई चलूँ, कि मान लीजिए नामकरण बोल रही हूँ, ये प्रवृत्तियाँ जैसे अब आदिकाल कर लिया हमने, भक्ति काल कर लिया, अब रीति काल की शुरुआत है। इसके साथ ही कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है इनमें वो प्रश्न ना आए। और तो जैसे मैंने पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता पर एक वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। पृथ्वीराज रासो भी प्रमाणिक है नहीं है, तो वो वीडियो जाकर आप अवश्य देखें। जिस बच्चे को उससे संबंधित डाउट है, अगर वो वीडियो आपने देख ली, 1-2 बार सुन ली, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैंने पृथ्वीराज रासो को दोनों तरीक़ों से पढ़ाया है। ट्रिक के द्वारा भी पढ़ाया है और वैसे भी पढ़ाया है, ओरल भी पढ़ाया है, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से मैंने उसको पढ़ाया, वो जाकर अवश्य देखें। इसके साथ ही मैं कुछ 2 वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। एक तो वो जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं सारे ही, एक तो वो टॉपिक करवाया करूँगी मैं आपके, और इसके साथ ही हमारा जो ये प्रवृत्तियों के आधार पर तो एक वीडियो चलती रहेंगी। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं 2-2 वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। रीतिकाल कवियों पर भाषा में मिश्रण करने वाले व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का किस आलोचक ने लगाया है? रीतिकाल कवियों में भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किसे आलोचक ने लगाया? कहने का मतलब ये है कि जो रीतिकालीन कवि थे ये भाषा को मिश्रण कर देते, मतलब इधर की उधर की सारी भाषाओं को इकट्ठा कर देते, और उन्होंने नियमों का ज्ञान ही नहीं था, मतलब व्याकरण के नियम अपनाते ही नहीं थे रीतिकालीन कवि। तो ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है आश्रयदातों की अतिशय प्रशंसा, नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम पीड़ा की व्यक्ति। तो ये है नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन, यानी जितनी ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन उन महत्वपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये जो है इस रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, फिर वही पूछा गया, चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के जो है कवि है, ये रीति सिद्ध के हैं।
ये भी रीति मुक्त की हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। मैंने अभी बताया ना आपको, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के थे, इसके साथ ही रसलीन भी थे। और जो सबसे प्रमुख आएगा तो फिर सबसे प्रमुख बिहारी आएगा, ठीक है। घनानंद किस काव्य धारा के थे? तो रीति मुक्त मैंने अभी आपको बताया, घनानंद, आलम बोधा, ये तीनों कवि जो है रीति मुक्त काव्य धारा के थे। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है शब्द रसायन। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है शब्द रसायन, यानी जो नियमों के अनुसार जिसमें जो है कविता रची गई है, सभी ओर से निरूपण हो। ये इसे मिलान करना पूछा गया है। काव्य निर्णय रहेगा भिखारीदास का, शब्द रसायन रहेगा देव का, और रस पीयूष निधि होगा सोमनाथ का। कवि कल्पतरु किसका रहेगा? कवि कल्पतरु रहेगा कवि कल्पतरु किसका आएगा बताइए भाई। कवि कल्पतरु की आपकी दृष्टि से किसका होगा? चिंतामणि का। कवि कल्पतरु चिंतामणि। अब मैं इनकी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे याद करना है। जिससे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद भी हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नई नई तैयारी करने लगते हैं, जो नए नए पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट करके आए हैं, तो उनको शायद नहीं भी पता। देखिए बच्चों, कवि कल्पतरु चिंतामणि, भाई कवि है जो कवि का रचना करता है तो वो चिंता यानी चिंतन तो करता है ना, तभी वो रचना करता है, तो चिंतन होगा। शब्द रसायन क्या होता है? देव। से शब्द और से जैसे शब्द में दया आया लास्ट में, तो इसमें भी देव लगा लेना। इसके साथ ही रस पीयूष नदी के रहेंगे सोमनाथ है। इसमें रस में लास्ट दो दूसरे में से आया है तो सोमनाथ रहेंगे, ठीक है। और कवि शब्द रसायन ये बता दिया मैंने। काव्य निर्णय रहेंगे भिखारीदास। काव्य निर्णय क्या रहेंगे? भिखारीदास रहेंगे। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। रसप्रिया किसकी रहेगी? रसप्रिया रहेगी केशवदास की। काव्य प्रकाश किसकी रहेगी? काव्य प्रिया रहेगी ललित राम रहेगी मतीराम की। रस रहस्य रहेगी कुलपति मिश्र की। देखो बच्चों, रस रहस्य रहेगी, देखो सब अपने कुलपति मिश्र, आपको क्या ट्रिक लगानी है, सबके कुल का अपना रहस्य होता है। ललित ललाम में मैं से खत्म हो रही है, मैं से मतीराम। काव्य प्रकाश मतलब कि काव्य यानी काव्य में अब प्रकाश फैलेगा, तो ये रहेगी केशवदास की। और रसिक प्रिया रहेगी फिर इनकी मतीराम की। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है 38 का। काव्य रसिक प्रिया केशवदास की, किसकी रहेगी? रसिक प्रिया केशवदास की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसे ऊपर नीचे करके खुद भी मिलाकर देख सकते हो। ये हमारे 38 क्वेश्चन होते हैं। अब 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? केशवदास के कवि प्रिया बोधा, तरण के कृपाराम, रसराज मतीराम, भाषाभूषण जसवंत। तो ये कवि प्रिया रहेगी केशवदास की, ना कि बोधा की। कैसे कवि प्रिया, कैसे केशवदास, हितरंगिणी कृपाराम की, रसराज मतीराम की, भाषाभूषण जसराज की। हिंदी में सर्वाधिक छंद विवेचन ग्रंथ में कौन सा है? छंद विचार, छंदमाला, छंदोपण, विपिंगल, छंदसार। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आप ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ है छंदोपनिषद। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, छंद विवेचन और छंदोपनिषद। सर्वांग निरूपक रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र। सर्वांग निरूपक रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र। रीतिकाल के कवि नहीं हैं। तो देखिए बच्चों, रीतिकाल के कवि कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नाथुराम शर्मा शंकर रीतिकाल के कवि नहीं है, ये रहेगा आपके। बाकी गुरु गोविंद सिंह बख्शी, हंसराज, ये रीतिकाल के कवि हैं। भूषण की कविता प्रधान है, प्रशस्ति प्रकृत है। क्योंकि देखिए भूषण ये पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल का वह कवि जो वीर रस में कविता रचता था, तो रीतिकाल का ये भूषण ऐसे कवि हैं जो वीर रस में कविता करते थे।
भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम। ये बच्चों आपकी परीक्षा में बहुत बहुत बार पूछा गया है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। बच्चों इसको आप बेहद सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। और ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से कर लेते हो ना, तो मैं ये कहती हूँ आपको एग्जाम पास करने में कोई नहीं रोक पाएगा। और एक पंथ दो काज, जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। उनकी क्या है, उनकी टीजीटी की भी तैयारी हो रही है, फिर उनकी पीजीटी की भी तैयारी हो रही है, और जो बच्चे DSSB का एग्जाम देने वाले हैं तो उनकी वहीं भी तैयारी हो रही है। कहने का मतलब होता है कि अब टीजीटी की तैयारी में आपकी पीजीटी की भी, और नेट में पूछ ले जाते हैं, तो एक पंथ दो तीन काज हो रहे हैं, दो क्या मैं तो कह रही हूँ तीन भी काज हो रहे हैं। तो एक तैयारी में आपकी दो तीन पदों की तैयारी हो रही है। तो ये प्रश्न भेद महत्वपूर्ण मैंने सिलेक्ट किए, इनको आप अवश्य ध्यान से, अगर देख बच्चों, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हुए हो और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, मैं मानती हूँ मैं वीडियो कम ला पाती हूँ, लेकिन जो जितना भी मैं करवाऊँगी उतना आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। और मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे अष्टछाप है, वो मैं वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। पृथ्वीराज रासो की मैंने वीडियो डाल दी है, वो अवश्य दे। आदिकाल का नामकरण के संबंधित है, वो वीडियो भी मैंने डाल दी है। अब मैं देखना बच्चों अष्टछाप और कुछ ऐसे जो कवि हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको भी दो दो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दिन में। अभी भूषण कवि की उपाधि किसने दी? सोलंकी राजा रुद्र ने। ये प्रश्न आप खुद जांचोगे, आपने कितनी बार देखा कि भूषण कवि की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण की काव्य प्रधानता थी ओज गुण यानी वीर रस। तो ये आता है रीतिकाल का एकमात्र ऐसा कवि जिन्होंने वीर रस की कविताएं की है। तो जो भूषण ऐसे हैं जो वीर रस से संबंधित, बाकी तो सभी राजाओं की प्रशंसा के लिए कर रहे थे, लेकिन ये राष्ट्रीयता से प्रभावित बहुत ज़्यादा थे, नहीं राष्ट्र से संबंधित कविताएं लिखते थे। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि भूषण है, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि भूषण है। इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज ग्रंथ, ललित राम कृत, मतीराम, भिखारीदास कृत, श्रृंगार रस निधि, रजस्वंत कृत, भाषा भूषण। तो कौन सा अलंकरण निरूपक ग्रंथ नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जो ये अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं। भाषा भूषण कृत, भाषा भूषण की जो है ना, भूषण की है शिवराज भूषण। देखो भूषण, इसमें भूषण है, इसमें भूषण शिवराज भूषण। ललित ललाम रहेगी मतीराम की, ललित ललाम मतीराम की, ठीक है। क्योंकि देखना बच्चों, ल से ललित ललाम पे मैं से खत्म हो रहा है ललित ललाम, तो ये आपके लिए ट्रिक महत्वपूर्ण रह सकती है। तो आप यहाँ भी मैं से मतीराम करोगे, ठीक है। भिखारीदास श्रृंगार निर्णय, जसवंत सिंह ओ है भाषा भूषण। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधानीति के रचनाकार तोष कवि। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधानीति के प्रवर्तक कौन है, रचनाकार कौन है? तोष कवि। नायिका भेद ग्रंथ है, देव कवि का जाति विलास। नायिका भेद, नायिका यानी नायिका के रूप सुंदरिये से कविता लिखी गई है, किसने लिखी है? देव कवि का जाति विलास। भूषण किस काव्य धारा के कवि थे? फिर पूछ लिया गया है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो काव्य निर्णय है। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा रहेगा? काव्य निर्णय रहेगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए बच्चों, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। उनकी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। शिवराज भूषण 53 हमारा प्रश्न। आगे चलते हैं हम 54वें प्रश्न की तरफ।
अलंकार विवेचन में भूषण किसने आदर्श माना? अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना? तो मतीराम के ललित ललाम को भूषण ने आदर्श माना। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? तो ललित ललाम के मतीराम को। औरंगजेब के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास त्रिवेदी। देखिए बच्चों, औरंगजेब के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास त्रिवेदी। ये भी पूछ लिया जाता है कौन किसके दरबार में थे। बद्धू विनोद के रचनाकार कौन है? तो कालिदास त्रिवेदी। देखिए बद्धू विनोद के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। राम कसो जस अद अरुद गगन। सेनापति इस पंक्ति में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा को ज्योत्सना की उपासना दिव्य व्यापी राम चंद्र की यश से दी गई। शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना की उपमा दिव्य व्यापी रामचंद्र यश से दी है। कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार हैं सेनापति। कविता रत्नाकर के काव्य ध्रुव के रचनाकार कौन है? सेनापति। देखिए बच्चों, सेनापति आपने हिंदी नवरत्न के रचयिता मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? मिश्र बंधु। तो देखो बच्चों, ये रचयिता है ना, शुद्ध में पूछ लिया जाता है, तो आप रचयिता को ध्यान रखें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो च के ऊपर मात्रा ऐसे लगा देते हैं, तो च पे मात्रा नहीं आएगी बच्चों, ये पे मात्रा आएगी, ठीक है। और अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है? मुबारक बिलग्राम। अलग शतक और तिलक शतक के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन? मुबारक बिलग्राम। तो ये दोनों ही रचनाएं मुबारक बिलग्राम की। भावविलास के रचनाकार कौन है? तो देव है। भावविलास के रचनाकार कौन है? तो देव है। नायिका भेद प्रभावित करने वाली रचना पहचानिए। तो श्रृंगार मंजरी क्या है? नायिका भेद वो है रचना। तो देखिए बच्चों, नायिका भेद का मतलब होता है नायिका के बारे में, उसके रूप सौंदर्य, उसकी कलाओं के बारे में वर्णन, ऐसे ऐसे नायिका भेद कहा गया है। किस कवि ने ये देखो बच्चों, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार, विष तीनों विषयों पर अधिकार पूर्ण लिखा है? तो ये यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अनुसार कौन सा रहेगा? किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार, विष तीनों विषयों पर अधिकारण पूर्ण लिखा है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा? पद्माकर ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पद्माकर कवि ने भक्ति पर भी, श्रृंगार पर भी, वीर पर भी, तीनों विषयों पर रचना की है ना, तो वो रहेंगे पद्माकर। कौन रहेंगे? पद्माकर। सेनापति ने भी की है भाई। यह हमारे 63% पूरे होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं 64% की तरफ है। जगत विनोद के रचयिता कौन है? जगत विनोद के रचयिता है पद्माकर। कौन है? पद्माकर। जगत विनोद के रचयिता कौन से बेटा? पद्माकर। श्रृंगारस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? तो श्रृंगारस का सार ग्रंथ कहा गया है जगत विनोद को। क्या कहा है? जगत विनोद को। पद्माकर के किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया गया? तो पद्माकर के किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया गया? तो सरदार अदाजनी। क्या है? सरदार अदाजनी। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन है? पद्माभरण। देखिए बच्चों, मैं कुछ जैसे मैंने सोचा है, आप बताना कि वो सही है। देखिए जैसे कवि और शिष्य की एक वीडियो मैं लेकर आती हूँ कि कवि शिष्य कौन से, किसके कवि के किसने शिष्य थे, कौन कौन से, तो मैं ये वीडियो लाना चाहती हूँ। फिर अष्टछाप से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। पृथ्वीराज रासो प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता की वीडियो तो मैंने डाल दी, वो वहाँ से देख लेना आप। फिर आदिकाल के नामकरण की मैंने डाल दी। तो कुछ विषय के प्रकरण के कुछ जैसे टॉपिक को हिंदी में प्रकरण बोलते हैं, तो कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिन पे मैं सोच रही हूँ कि वीडियो लेकर आऊँ। जैसे हिंदी में प्रथम है, फिर साहित्य अकादमी है और ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार भी मैं सोच रही हूँ ये वीडियो आपके लिए भी लेकर आऊँ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। पद्माकर की रचना व दोहा चौपाई छंद में राम रसायन। पद्माकर की वह रचना, जैसे दोहा चौपाई में बहुत पूछा जाता है, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस भी दोहा चौपाई में है। तुलसीदास का रामचरितमानस महाकाव्य भी दोहा चौपाई में है।
पद्माकर का वीर प्रधान रस कौन है? तो हिम्मत बहादुर वीरदावली। देखो बच्चों ये बहुत बार पूछा गया है। पहली बात तो ये पूछा गया कि हिम्मत बहादुर वीरदावली किसका ग्रंथ है? तो ये पद्माकर का है। और किस पर है? तो वीर रस प्रधान है ये ग्रंथ है। ठीक है। जयपुर प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? प्रताप सिंह। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्माकर। उज्ज्वल नील गोस्वामी का विषय क्या है? तो श्रृंगार है। उज्ज्वल नील गोस्वामी का विषय क्या है? श्रृंगार है। कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि घनानंद है, आलम है, बोधा, ये क्या है? रीतिमुक्त। घनानंद, आलम, बोधा ये आते हैं रीति मुक्त के। जो रसलीन है वो नहीं आता है। रसनिधि क्या है? उसमें नहीं आता। तो रसनिधि में किस में आता है? रीतिमुक्त काव्यधारा अंतर्गत नहीं आता है। हाँ भाई ठीक है। देखो ये रीति सिद्ध के ये आता है रीति सिद्ध के अंतर्गत। रसनिधि क्या है? रीति सिद्ध में। और घनानंद, आलम, बोधा ये आते हैं ऋतु मुक्त में। और रसलीन भी इन ऋतु मुक्त में आ जाएगा। लेकिन रसनिधि आएगा फिर रीति सिद्ध में आएगा। रसनिधि किस में आएगा? रीति सिद्ध में। रीति मुक्त कवि कौन है? द्विज देव है। क्या है? रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा और द्विज देव। ये 4 कवि रहे हैं टोटल। घनानंद, आलम, बोधा और द्विज देव ये मुक्त के कवि रहे हैं। रीति में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? तो रीति में रीति मुक्त रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? तो ये मुक्तक अपनाया गया है। ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं में से सच्ची परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? देखिए बच्चों ध्यान दीजिए। अगर कहीं भी चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कहीं पर चाहे मैथ हो, किसी भी विषय में उपविषय में जो चीज़ प्रथम हो जाती है, प्रथम बार कोई कार्य हो जाता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ, जो कल तक नहीं हुआ था, जो आज हो गया, तो वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको अगर हिंदी में भी कहीं भी आपको प्रथम शब्द दिख जाए उसको आप अवश्य याद कर लिया करो। क्योंकि प्रथम आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है प्रथम वाली चीज़ महत्वपूर्ण होती है, वहाँ आप गलती कर रहे हो तो फिर आप परीक्षा में अपने आप ही कम नंबर लेकर आओगे। तो मैं ये कहती हूँ जो प्रथम आए उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, हिंदी वाले बच्चे खासकर, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे मेरे से जुड़े हैं। अगर आप प्रथम चीज़ याद कर लोगे तो आप कभी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। तो कहीं भी आपको प्रथम दिखाई दे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए। कौन सी रचना परंपरा की सबसे पहली रचना हुई? तो गाथा सप्तशती। सत्सई परंपरा है। देखो बच्चों ये सारी सत्सई ये परंपरा आ रही, सप्तशती भी है, बिहारी सत्सई भी है, वीर सत्सई है। लेकिन इन सब की जो है प्रमाणिक और पहली जो रचना है वो है गाथा सप्तशती। क्या है? गाथा सप्तशती। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय कौन है? तो कवि कल्पतरू। रीति निरूपण प्रवृत्ति का परिचय कौन है? कवि कल्पतरू। बूंदी नरेश के दरबारी कवि कौन है? मतीराम। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि, जो बूंदी नरेश थे जिनके राजा का नाम था भाव सिंह, उनके दरबारी कौन थे? मतीराम थे। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी रहेगी? ब्रज भाषा। देखिए बच्चों रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। और छायावाद को बच्चों खड़ी बोली का प्रथम स्वर्ण युग कहा गया। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया है। तो रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग और छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण है? तो ये मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका है? तो बच्चों इसका है अप्पे दीक्षित का। किसका है? अप्पे दीक्षित का। मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण है? अप्पे दीक्षित का। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक है तो वर्त कौमुदी। कौन है? वर्त कौमुदी। मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रजभाषा। देखिए बच्चों आपको हर जगह ब्रजभाषा बोर्ड जैसे अवधि है
और साहित्यिक अवधि या प्रश्निष्ठ थे तो ये सही है। मतलब अलग अलग क्या है, बोलचाल की ब्रजभाषा तो क्या होगी कि जैसे ब्रज क्षेत्र है वहाँ आम बातचीत में लोग बोलते हैं। फिर किसी भी चीज़ के आगे साहित्यिक लग जाता है तो वो अपने आप नियम और कायदों में बन जाता है। तो भाई इतनी उनकी साहित्यिक शब्द लगा है। तो जाहिर सी बात है कि मोतीराम की जो भाषा थी साहित्यिक यानी उच्च कोटि की भाषा थी, परिनिष्ठित भाषा थी, जो किताबों में लिखी है वो शुद्ध और तर्क विधान जो है भाषा थी। तो साहित्यिक अवधि मोतीराम की भाषा रहेगी। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन है। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? रसलीन। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की। कवि कुलकंठापण के रचयिता कौन है? दुल्लह है। कवि कुलकंठापण के रचयिता कौन है? दुल्लह कवि। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। प्रबोध पचासा के कौन है? पैसे प्रबोध पचासा, पैसे पद्माकर। पैसे प्रबोध पचासा, पैसे पद्माकर। आप इनको भी अवश्य याद कर लेना। कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, जितना पढ़ो वो याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं तो अगर आप, मैं तो चाहती हूँ कि आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बच्चों अगर आपका टीजीटी में नहीं होगा तो आपका पीजीटी में हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एडिट प्लस भी में हो सकता है। तो बच्चों तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। द्रोण पर्व किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है। द्रोण पर्व किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भी नहीं क्योंकि वह स्वानुभूति, वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूति और रीति मुक्त है। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर रहेगा वह स्वानुभूति। यानी जो घनानंद ने क्या किया है, देखो मैं एक कहानी बता देती हूँ छोटी सी, वैसे आपको पता भी होगा। जो घनानंद थे ये एक सुजान नाम की वो थी नर्तकी, उससे प्रेम करते थे। ठीक है, सुजान नाम की नर्तकी से ये प्रेम करते थे। तो क्या है कि सुजान वो इनका प्रेम एक निष्ठ था। कई बार पूछ लिया जाता है, ये मैं बता रही हूँ ना, इसमें भी प्रश्न बनेगा। कहीं आप लग रहा है कि मैडम आपका समय ले रही है, तो देखिए बच्चों जो सुजान थी जो नर्तकी थी उसके दरबार में, किसी राजा के दरबार में, तो क्या है कि घनानंद उससे प्रेम करते थे। घनानंद वैसे शारीरिक रूप से इतने सुंदर नहीं थे, तो सुजान ने उनका मजाक उड़ा दिया था कि घनानंद का प्रेम एकनिष्ठ प्रेम था, यद्यपि द्वितरफ था, तो दोनों तरफ इनका प्रेम नहीं था। घनानंद का प्रेम था एकनिष्ठ था, क्योंकि घनानंद उससे प्रेम करते थे लेकिन सुजान नहीं करती थी। घनानंद ने उन्हें, राजा ने उसे दरबार से निकाल दिया क्योंकि इनको एक गाना सुनाने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ करके फेस करके या चेहरा करके गाना सुनाया, तो राजा ने इन्हें दरबार से निकाल दिया। तो इन्होंने सुजान को साथ चलने के लिए कहा, उन्हें देश निकाला दे दिया, कहने का मतलब। तो राजा ने, घनानंद ने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान उसके साथ नहीं आई। तो कहते हैं कि बाद में ये भगवान का भजन करने लगे थे और इस तरह से ये वृंदावन चले गए थे। कुछ ऐसी बातें हैं इनके बारे में। तो क्योंकि तो इसका उत्तर रहेगा समानुभूति और रीति मुक्त। कहने का मतलब उन्होंने स्वयं में अनुभूत करते थे, अपने आप में अनुभूति करते थे प्रेम की। और रीति मुक्त, इन्होंने रीति मुक्त कोई मतलब कि ये कोई रीति, कोई नियम, कोई लक्षण ग्रंथ ऐसे उस समय के नहीं अपनाए थे। ऐसे में रीति मुक्त तक नियम से मुक्त होकर इन्होंने काव्य रचना की। बहुत बार पूछा गया है। इश्क लता के रचनाकार कौन है? घनानंद। देखिए बच्चों यहाँ आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप असमंजस की स्थिति में जाने वाले हो। तो यहाँ आप असमंजस की स्थिति आज के बाद नहीं रहेगी। इश्क लता जो रचना है वो घनानंद की है, और इश्कनामा रचना है ये है बोधा की। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इश्कनामा है, अगर आ जाए इश्कनामा तो वो किसकी है? बोधा की। तो आप क्या ट्रिक याद करोगे? इश्क में नाम पड़ गया बोधा, इश्क में नाम पड़ गया बोधा। इश्क लता, लता क्या होती है? घनी होती है। लता क्या होती है? घनी। इश्क लता तो घनानंद। और ये आप अवश्य याद करें, रस का साक्षात अवतार किसी का? देखिए बच्चों बहुत बार ये पूछा गया है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो रस का साक्षात अवतार किसी? घनानंद को कहा। आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं आपको कम से कम 2-3 प्रश्न आज ही की वीडियो में
दो क्या, मैं तो ये कह कम से कम 3 तो मेरी जो दृष्टि में कम से कम 3% इस वीडियो से जरूर आएंगे। इसके अलावा आपके 4-5 भी % बन सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप 2-3 बार अवश्य सुन लेना। अगर आपको लग रहा है कि मैं व्यू के लिए करी तो मैं ऐसा नहीं चाहे आप इसको सारी वीडियो के जो प्रश्न है इसको उतार कर याद कर लेना, चाहे इसको लिख लेना, लेकिन बच्चों ये प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं खुद पढ़ाते हुए देख रही हूँ कि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे कम से कम आपकी इस वीडियो से कम 3% जरूर आएंगे एक ही वीडियो में। हो सकता है ये 5 बार भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कम बोल रही हूँ, कम से कम 3% जरूर देखने को मिलेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मैं बताती हूँ कि अपने जो मेरे पुराने जो नए बच्चे पुराने बच्चे जानते हैं कि मैं कहती हूँ बेटा प्रश्न को हल करने से पहले सत्य असत्य ऐसे अंडरलाइन करो, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो घर आकर आप कहोगे, आपको ये लग रहेगा मैंने तो ठीक कर दिया, लेकिन घर आके आप करोगे ओहो इसमें सत्य पूछा गया था कि मैंने तो असत्य कर दिया, इसमें असत्य था, मतलब कि। और ये हर बच्चे की शिकायत होती है कि मेरे 5 तो ऐसे थे जो मुझे आते आते गलत हो गए। अरे भाई तुम्हें आते थे, लेकिन तुम्हें पेपर को कैसे हल करना है, ये पैटर्न, ये तरीका आपने नहीं सीखा है। लेकिन बच्चों मैं आपको वीडियो को जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते ही आपको ये तरीका सिखाती हुई चलूँगी। और एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल ये भी लेकर आऊँगी कि आपको पेपर कैसे हल करना है। कैसे कुछ वैसे ऐसे हैं जिनको कम आता है लेकिन एग्ज़ाम निकाल ले जाते हैं, कुछ ऐसे बहुत पढ़ते हैं, बहुत दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनसे एग्ज़ाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका पेपर करने का तरीका गलत होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ असत्य पूछा गया है। अब इसको आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो आप इसमें गलत के चांस 50% तो यहीं का कम हो गए थे। फिर प्रश्न को पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। ये कवि प्रेम की पीर के लिए गहरी अनुभूति थे। इनका पक्ष एक पक्षीय प्रेम था। इनकी प्रेमिका इन्हीं काव्य की मूल शक्ति रही है। इनका प्रेम उभय पक्षी था, तो ये गलत है भाई। जो रीति मुक्त कवि थे, जैसे बोधा भी एक सुभान, बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रेमिका का क्या नाम था, इसकी का क्या नाम था। तो देखिए ये कवि प्रेम के गहरे, ये सारे जो प्रेमी थे, ये सारे ही प्रेमी थे, सारे ही कवि भाई अपनी अपनी। इनकी आज के ज़माने में कहो आप गर्लफ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि ये अब प्रेम करते थे और बड़े गहरे अनुभव, यानी बड़े ही तन्मयता से, यानी बड़े ही मतलब सच्चे हृदय से कहेंगे ये प्रेम करते थे। इनका प्रेम एक पक्षी था, ये ही खुद प्रेम करते थे। वो पता नहीं करती थी या नहीं करती, लेकिन ये उनसे प्रेम करते थे। इनकी प्रेमिका इन्हें काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही, क्योंकि देखो घनानंद है ना, इतने प्रसिद्ध नहीं होते, क्योंकि इन्होंने प्रेम बड़ी ही गहराई से किया है, सच्चे हृदय से किया है। और इन्होंने जो भी रचनाएं की है ना, ज़्यादातर रचनाएं इन्होंने सुजान को ही जो है प्रेरणा मानकर की है। सुजान के विरह में ही इन्होंने, इसलिए इतने बड़े वो कवि बन गए। इनका मतलब ये है। उभय पक्षी मतलब इनका दोनों पक्षी प्रेम नहीं था। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित किया है? तो सुंदर तिलक में किया है। ये प्रश्न देखना बच्चों, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित किया है? जो घनानंद की जो रचनाएं थी सबका संकलन करके, मतलब इकट्ठी करके, और इन्होंने एक ग्रंथ बना दिया। किसने? भारतेंदु ने। भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित? तो भारतेंदु ने सुंदर तिलक में प्रकाशित करवाया। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति क्या थी? सुजान थी। ये मैं बता चुकी हूँ आपकी। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। घनाना, और ये बच्चों देखे एक पर्सन मैं और भूल गई, घनानंद जो है नादिर शाह के दरबार में रहते थे। नादिर शाह के दरबार में घनानंद का काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? ब्रजनाथ ने। देखिए बच्चों, घनानंद की काव्य का संकलन तो किसने भी किया? भारतेंदु ने भी किया है। उनकी कविताओं को का संकलन के अंदर सुंदर तिलक में उसने भारतेंदु ने। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले संकलन पूछ लिया जाए तो ब्रजनाथ आएंगे सबसे पहले। देखिए बच्चों, यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ देखना आप, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित किया? तो सुंदर तिलक में भारतेंदु ने किया। लेकिन सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्रजनाथ ने किया है। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं को वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? तो विश्वनाथ ने। देखिए बच्चों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ये रचनाओं का संकलन सबसे पहले तो ब्रजनाथ ने किया।
फिर इनको क्या हुआ कि इनकी जो सुंदर तिलक में भारतेंदु ने किया। फिर जो वैज्ञानिक तरीके से विश्वनाथ ने, तो वैसे वैज्ञानिक वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऐसे भी आप इसको याद करोगे। इन तीनों का अंतर समझ लेना, 2-3 बार वीडियो देखोगे सुनोगे आपको अवश्य याद हो जाएगा। ज्ञानानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? तो इश्क लता में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है। सुजान सागर के रचयिता कौन है? घनानंद है। सुजान सागर, क्योंकि इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की अनेक उल्हाने दिए गए, तो प्रेम पत्रिका। घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उल्हाने दिए गए, तो प्रेम पत्रिका। घनानंद की कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण कौमुदी घनानंद की कृति है। घनानंद ने, कृति का मतलब होता है रचना करना, तो घनानंद एक रचना ऐसी लिखी है जिसमें कृष्ण कौमुदी में कृष्ण लीलाओं का वर्णन। घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो उभय पक्षी। मैंने अभी आपको बताया ना कि उभय पक्षी ने, उनका दोनों तरफ प्रेम नहीं था, एक निष्ठ प्रेम था। घनानंद ही प्रेम करती थी, सुजान ने वफादारी प्रेम के प्रति नहीं दिखाई। कहने का मतलब कि सुजान जो है बेवफा थी, बेवफा निकली भाई सुजान। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो सुजान सागर जो सर्वाधिक है इनका। देखिए बच्चों, ये सारी है ना, इश्क लता, वियोगवल्ली, पदावली, ये सारी घनानंद की रचना है। इश्क लता और इश्क वियोगवल्ली और पदावली सुजान सागर। तो एक ये भी आता है कि जो है इश्क लता, मैंने अपने बताया ना, इश्क नामा है वो बोधा की है। तो ये अंतर भी आप जान लीजिए। इसके साथ ही देखिए बच्चों, मैंने यहाँ यह कहने को तो ये 100% है, वह कुछ मैंने ओरल रूप से भी आपको पढ़ के सुनाए हैं। यानी कि मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जैसे मैंने ओरल भी आपको बता दिए होंगे। तो यहाँ अपने 100% पूरे होते हैं। इसके साथ ही जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो, आपको पसंद आई है तो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करने देना। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।